तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का डॉक्टर एआई एकेडमी में। मेरा नाम है दोस्तों दीपक राय और आज हम लोग बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव सेशन शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे साइकिड लर्न के अंदर क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं और उनके सॉल्यूशन क्या हैं। साइकिड लर्न आप लोगों को पता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग के लिए। तो आइए देखते हैं आज हम लोगों का एजेंडा क्या-क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटा स्केलिंग अगर इनएप्रोप्रिएट हो गई तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ओवरफिटिंग की समस्या है तो कैसे सॉल्व करेंगे, डेटा लीकेज की प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, मिस इंटरप्रेटिंग क्रॉस वैलिडेशन का प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इनबैलेंसिंग डेटा अगर आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे एंड फीचर इम्पोर्टेंस को कैसे डिसाइड किया जाएगा एंड ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो आपको पता है कि डेटा को अपने ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट में डिवाइड किया जाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा, मेमोरी एंड परफॉर्मेंस का कोई इश्यू है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा एंड मिसयूज ऑफ वन हॉट कोडिंग एंड आफ्टर दैट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स से संबंधित कुछ समस्या है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये सभी की सभी प्रॉब्लम साइकिट-लर्न के अंदर आ सकती हैं, मशीन लर्निंग के अंदर आ सकती हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं पहला वाला, अगर इनएप्रोप्रिएट डेटा स्केलिंग है तो सबसे पहले प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मेनी एल्गोरिथम एज्यूम्स फीचर आर ऑन द सेम स्केल, ठीक है? तो क्या होता है, जो हमारे पास डेटा होते हैं उनमें फीचर्स होता है, लेबल्स होते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंतर्गत डेटा के अंदर फीचर्स एंड लेबल्स होते हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंतर्गत डेटा के अंदर अनलेबल्ड डेटा होता है, ठीक है? उसमें कोई लेबल नहीं होता है। तो बहुत सारे एल्गोरिदम ये ज़ूम कर सकते हैं कि भाई उनका डेटा सेम स्केल पे है, ठीक है? अगर ऐसा हो गया, अगर मान लीजिए जैसा डेटा हमें मिला है उसी डेटा से अपने मॉडल को ट्रेन कर दिए, तो उस हमारे मॉडल में एरर आ जाएगी, परफॉर्मेंस का इश्यू आ जाएगा और हमें मॉडल को बार-बार ट्रेन करना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा, ठीक है? और जो रिज़ल्ट हम चाहेंगे वो रिज़ल्ट हमें प्रेडिक्ट करके मिलेगा भी नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर आप डेटा को स्केल करना हो, डेटा को नॉर्मलाइज़ करना हो तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो उसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड स्केलर एंड मिन मैक्स स्केलर की टेक्नीक होती हैं, जिनका यूज़ करके हम लोग डेटा को नॉर्मलाइज़ और स्टैंडर्डाइज़ करते हैं। तो इस टेक्निक का यूज़ हम लोग scikit-learn के अंदर कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आपको scikit-learn से scikit-learn डॉट प्री प्रोसेसिंग पैकेज से आपको स्टैंडर्ड स्केलर को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? स्टैंडर्ड स्केलर को इम्पोर्ट करने के बाद आपको जहाँ पे भी आपको स्टैंडर्ड स्केल लगाना है, उस वहाँ पे उसको लगाना पड़ेगा। इस कोड के द्वारा एक्स स्केल्ड इक्वल टू स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म फंक्शन का यूज़ करके आप अपने डेटा को स्केल्ड कर सकते हैं, नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं, ताकि आप जब अपने डेटा से मॉडल को ट्रेन करें तो बाद में कोई स्केलिंग की समस्या ना आए। तो स्टैंडर्ड स्केलर एंड मिन मैक्स स्केलर, ये 2 ऐसी टेक्निक हैं जो कि डेटा की स्केलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम आती है ओवरफिटिंग ड्यू टू डिफ़ॉल्ट हाइपर पैरामीटर, ठीक है? डिफ़ॉल्ट हाइपर पैरामीटर की वजह से भी ओवरफिटिंग आती है। तो आप लोगों को एक बात बताते चलूँ, ओवरफिटिंग होती क्या है ये पहले जानो। ओवरफिटिंग में हमारा मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन टेस्टिंग डेटा पे अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो हम लोग कहते हैं भाई कि हमारे मॉडल में ओवरफिटिंग की समस्या आ गई है। तो इसमें डिफ़ॉल्ट पैरामीटर मे नॉट वर्क वेल ऑन योर डेटा सेट, ठीक है? जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं ना, हो सकता है कि हमारे डेटा सेट के साथ अच्छे से काम ना करें। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? ग्रिड सर्च क्रॉस वैलिडेशन लगाओ या फिर रैंडमाइज़ सर्च क्रॉस वैलिडेशन लगाओ। तो इससे हमारी क्या होती है, हाइपर पैरामीटर की ट्यूनिंग हो जाती है, ठीक है? क्योंकि ओवरफिटिंग ड्यू टू डिफ़ॉल्ट हाइपर पैरामीटर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाइपर पैरामीटर की ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। तो हाइपर पैरामीटर की ट्यूनिंग कैसे होती है? ग्रिड सर्च सीवी या फिर रैंडमाइज़ सर्च सीवी के द्वारा। तो ये 2 ऐसे मेथड हैं जिनका यूज़ करके हम लोग हाइपर पैरामीटर की ट्यूनिंग करते हैं और इससे ओवरफिटिंग की समस्या को बचाया जा सकता है, ठीक है? तो इसके जो ये कोड लिखा हुआ है, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इम्पोर्ट ग्रिड सर्च सीवी एंड आपका पैरामीटर ग्रिड दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आपकी ग्रिड सर्च सीवी यहाँ पे लगाना है, सब एसवीसी एंड आफ्टर पैराम ग्रिड एंड क्रॉस वैलिडेशन इक्वल टू 5 ग्रिड डॉट फिट एक्सटेंड वाइटन। इस तरीके से कोड लिख करके आप अपने हाइपर पैरामीटर को ट्यून कर सकते हैं। यानी कि जो डिफ़ॉल्ट है हाइपर पैरामीटर है, उसकी वजह से ओवरफिटिंग की समस्या आ गई। लेकिन ग्रिड सर्च सीवी एंड रैंडमाइज़ सर्च सीवी का यूज़ करके आपने हाइपर पैरामीटर को ट्यून कर दिया। हाइपर पैरामीटर को ट्यून करने के बाद क्या हुआ कि आपकी ओवरफिटिंग की समस्या सॉल्व हो जाएगी। ओवरफिटिंग की समस्या को सॉल्व होने के लिए करने के लिए और भी तरीके होते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इस समय यही बताया गया है, आगे जब वो प्रॉब्लम आएगी, तो उसको हम लोग देखेंगे। अब चलते हैं इग्नोरिंग डेटा लीकेज। अगर डेटा लीकेज की प्रॉब्लम आ रही है आपके मॉडल में,
तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे इग्नोर करेंगे? तो इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखिए पहले, मिक्सिंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा ड्यूरिंग प्री प्रोसेसिंग लीड्स टू बायस रिजल्ट। मतलब हमारे पास जो डेटा सेट मिलता है, वो एक कंप्लीट डेटा सेट मिलता है। उस डेटा को हम लोग के द्वारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के द्वारा हम लोग उसको ट्रेनिंग सेक्शन एंड टेस्टिंग सेक्शन में डिवाइड करते हैं, ठीक है? फिर ट्रेनिंग वाले पार्ट से हम लोग डेटा को ट्रेन करते हैं और टेस्टिंग वाले पार्ट से वैलिडेट करते हैं। उसमें ध्यान ये रखना होता है कि टेस्टिंग वाला डेटा बिल्कुल अनसीन होना चाहिए मॉडल के द्वारा, उसको बिल्कुल अलग से रखना चाहिए, तभी वो जनरलाइज़ेशन अच्छे से कर सकता है। अगर उसको पहले से ही पता हो जाएगा कि टेस्टिंग में कौन-कौन सा डेटा है, अगर मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं और आपको पहले से पता चल जाए कि मेरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कौन-सा आने वाला है, तो आप ईज़िली प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ठीक है? आप वहाँ पे दिमाग नहीं लगाएँगे। तो इस वही बात यहाँ पे भी होती है। तो टेस्टिंग वाला डेटा हमें बिल्कुल अलग रखना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम आती कैसे है? सो मिक्सिंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा ड्यूरिंग प्री प्रोसेसिंग लीड्स टू बायस रिजल्ट, ओके? इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसके सॉल्यूशन के हम लोग पाइपलाइन का यूज़ करेंगे टू इंश्योर प्री प्रोसेसिंग हैपेंस ओनली ऑन ट्रेनिंग डेटा, ठीक है? तो पाइपलाइन का यूज़ किया जाएगा। ये इंश्योर करेगा कि जो प्री प्रोसेसिंग है केवल ट्रेनिंग डेटा पे यूज़ होगी, ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये बचाने के लिए अपने डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग वाले फंक्शन से पहले ट्रेन टेस्ट में उसको स्प्लिट करो, फिर पाइपलाइन का यूज़ करो, ताकि जो प्री प्रोसेसिंग है डेटा की, वह आप केवल ट्रेनिंग वाले ही पार्ट पे कर पाएँ। नहीं, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, टेस्टिंग वाले भी हो जाएगा तो डेटा में कोई सस्पेंस बचेगा ही नहीं, तो आपका मॉडल प्रेडिक्ट क्या करेगा? वो बायस हो जाएगा, क्योंकि उसको रिज़ल्ट पहले से ही पता होगा। तो चूँकि रिज़ल्ट पहले से पता होगा, तो वह जो एक्चुअल रिज़ल्ट होगा, वही आपको उठा कर के दे देगा। लेकिन जब हम वैलिडेशन करते हैं, जब तो हम लोग क्या करते हैं, जो टेस्टिंग का जो लेवल है और जो प्रेडिक्ट करने के बाद जो लेवल आया है, उनको हम लोग कंपेयर करते हैं। तब जाके हम लोग कहते हैं कि हमारे मॉडल का परफॉर्मेंस 90% है, 95% है। उसके रिज़ल्ट को कंपेयर करने के बाद ही हम लोग करते हैं। तो अब पाइपलाइन लगाने के लिए हमें कौन-सा कोड लिखना पड़ता है, ये देखिए। सो फ्रॉम sklearn डॉट पाइपलाइन इम्पोर्ट पाइपलाइन, ठीक है? पाइपलाइन इम्पोर्ट कर लिया। अब पाइपलाइन को चलिए लगाते हैं। पाइपलाइन इक्वल टू पाइपलाइन, क्या करना है? स्केलर, स्टैंडर्ड स्केलर एंड मॉडल एसवीसी। तो यहाँ पे देखिए, स्केलर में स्टैंडर्ड स्केलर लगाया गया है। मतलब यहाँ पे जो आपका ट्रेनिंग के लिए डेटा है, सिर्फ़ उसी को प्री प्रोसेस किया गया है, यानी कि उसी को स्केल्ड किया गया है, ठीक है? उसी को स्केल्ड किया गया है, उसी की प्री प्रोसेसिंग की गई है। एंड आफ्टर दैट पाइपलाइन डॉट फिट एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, यानी कि जो प्री प्रोसेसिंग की जो प्रोसेस है, वो सिर्फ़ ट्रेनिंग डेटा पे ही किया गया है, टेस्टिंग डेटा पे नहीं किया गया है, ओके? सो इससे क्या होगा, हमारा डेटा लीकेज का जो प्रॉब्लम है, वह नहीं आएगा, ठीक है? और हमारा मॉडल बायस रिज़ल्ट देने से बच जाएगा। सो ये कुछ टेक्निक्स हैं, जो हमें scikit-learn में यूज़ करना चाहिए। अगर प्रॉब्लम आती है, तो इनको ध्यान में रखना चाहिए, कहाँ-कहाँ से प्रॉब्लम आ सकती हैं, ठीक है? अब चौथा है दोस्तों, मिस इंटरप्रेटिंग क्रॉस वैलिडेशन रिजल्ट। देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट तो सभी लोग बना लेते हैं, कोड तो सभी लोग लिख लेते हैं, लेकिन हमें प्रोजेक्ट और कोड ही थोड़े ना लिखना है, हमें तो ये जानना है ना कि मशीन लर्निंग में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर प्रॉब्लम आ सकती है, उसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? हमें अपनी थिंकिंग को उस लेवल तक ले जाना है। इसीलिए मैं ये वाला जो वीडियो है इसको बना रहा हूँ, और ऐसे ही अन्य जो लाइब्रेरी हैं, जैसे कि आपका नमपाई हो गया, पांडा हो गया, या फिर टेंसरफ्लो हो गया, पाईटार्च हो गया, और भी मशीन लर्निंग के जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है, मैटप्लॉटलिब हो गया, उनमें क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं और उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसको मैं अलग-अलग वीडियो बना करके आपके सामने ले आऊँगा। सो ये जो फोर्थ प्रॉब्लम है, देखिए क्या है, मिस इंटरप्रेटिंग क्रॉस वैलिडेशन रिजल्ट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले पढ़िए। इनकरेक्ट क्रॉस वैलिडेशन स्प्लिट्स लीड टू बायस परफॉर्मेंस एस्टिमेट, ओके? सो इनकरेक्ट क्रॉस वैलिडेशन स्प्लिट्स लीड्स टू बायस परफॉर्मेंस एस्टिमेट, ओके? क्रॉस वैलिडेशन पहले जानोगे क्या होता है, ठीक है? क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए आपके पास डेटा सेट मिला हुआ है, उस डेटा सेट से आपके मॉडल को ट्रेन करना है। तो क्रॉस वैलिडेशन करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? आप लोग अपने डेटा को, मान लीजिए आप अपने डेटा को 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है? आप अपने डेटा को 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो 4 पार्ट से अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे और जो एक पार्ट बचेगा उसे टेस्ट करेंगे। फिर ऐसे ही इस बार दूसरे 4 पार्ट लेंगे, उससे अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। फिर जो एक और पार्ट होगा, उससे आप टेस्ट करेंगे। इस तरीके से हर एक पाँचों मॉडल
पे जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उनका जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग फाइनल रिजल्ट, क्रॉस वैलिडेशन का रिजल्ट मानेंगे कि दिस इज आवर प्रेडिक्शन ऑफ आवर मॉडल। ओके, सो इनकरेक्ट क्रॉस वैलिडेशन स्प्लिट्स लीड टू बायस परफॉर्मेंस एस्टिमेट्स। इसका सोल्यूशन क्या होगा? यूज स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड फॉर क्लासिफिकेशन टास्क। ओके, तो हमें स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड का यूज करना है। स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड का यूज क्यों करते हैं? मिस इंटरप्रेटिंग क्रॉस वैलिडेशन रिजल्ट की समस्या को खत्म करने के लिए हम लोग स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड का यूज करते हैं फॉर क्लासिफिकेशन टास्क। तो इसका कोडिंग देख लो कैसे करेंगे। From sklearn.model selection import stratified k-fold and stratified k-fold और नंबर्स ऑफ स्प्लिट इक्वल टू 5 यहाँ पे कर दिया। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि आपने डेटा सेट को 5 सेक्शंस में डिवाइड कर लिए और 4 से एक बार ट्रेंड किया मॉडल को, 5वें से टेस्टिंग कर लिया, वैसे ही फिर अन्य 4 से ट्रेंड किया, 5वें से टेस्टिंग कर लिया। तो इस तरीके से आप हर पांचों जो टेस्टिंग के सेट हैं सब पे अपने डेटा से वैलिडेट करेंगे और ये रिजल्ट को परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। तो आता है क्रॉस वैलिडेशन के अंदर। अब ये देखिए, फॉर ट्रेंड इंडेक्स टेक्स्ट इंडेक्स इन स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड स्प्लिट एक्स वाई एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, इस तरीके से यहाँ पे हम उसको कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कोडिंग के कुछ पहले ही सेट तरीके होते हैं जो हमें अपने प्रोग्राम में, अपने मॉडल में लिखना पड़ता है। तो आप ये देखिए कि मिस इंटरप्रेटिंग क्रॉस वैलिडेशन रिजल्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड का यूज करते हैं फॉर क्लासिफिकेशन टास्क। ओके, अब अगला देख लेते हैं, इम्बैलेंस्ड डेटा हैंडलिंग। इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले पढ़िए। एल्गोरिदम में फेवर मेजॉरिटी क्लासेस। ओके, जो मेजॉरिटी क्लास होगी हो सकता है एल्गोरिदम उसी को फेवर करे, उसी का प्रेडिक्शन करने लगे। ठीक है, उसी का प्रेडिक्शन करने लगे, मतलब बहुमत जिसका रहेगा उसी की सरकार बनती है। तो हो सकता है कि हमारा एल्गोरिदम भी उसी तरीके के कुछ कारनामे करने लगे। तो इसी कारनामे को रोकने के लिए हमें इम्बैलेंस डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड जो समस्या होती है उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, क्यों इम्बैलेंस डेटा हैंडलिंग मतलब क्या? मतलब मान लीजिए मेरे पास डेटा है, हो सकता है कि मेरे पास 4 क्लासेस हैं या 3 क्लासेस हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर क्लास का डेटा ज़्यादा हो, है ना? तो हो सकता है मेरा मॉडल बार-बार उसी क्लास से रिलेटेड क्लासिफिकेशन करे। ठीक है, तो ये इम्बैलेंस डेटा हैंडलिंग के नेचर को दिखाता है। ओके, तो हमें उसको रोकना है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो वी विल यूज क्लास वेट्स आर ओवर सैंपल अंडर सैंपल द डेटा। ओके, यूज क्लास वेट्स आर ओवर सैंपल अंडर सैंपल द डेटा। तो इसका एग्जांपल देखिए, फ्रॉम sklearn डॉट यूटिल्स डॉट क्लास वेट इम्पोर्ट कंप्यूट क्लास वेट। ठीक है, इसको आपको इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, फ्रॉम sklearn डॉट यूटिल्स डॉट क्लास वेट इम्पोर्ट कंप्यूट क्लास वेट एंड आफ्टर दैट क्लास वेट्स इक्वल टू कंप्यूट क्लास वेट बैलेंस्ड क्लास इज इक्वल टू np डॉट यूनिक y, ये लेवल है, एंड y इक्वल टू y, क्लासिफायर इक्वल टू svc क्लास वेट बैलेंस्ड एंड आपका clf डॉट फिट, यानी कि जो क्लासिफायर है उसको यहाँ पे ट्रेन कर दिया गया है। तो इस तरीके से हम लोग जो हमारा डेटा का जो बैलेंस है उसको बराबर कर सकते हैं ताकि हमारा एल्गोरिदम मेजॉरिटी क्लास को फेवर न कर पाए। ठीक है, उसमें बायसनेस ना आने पाए। अब अगला प्रॉब्लम है ओवरलुकिंग फीचर इंपॉर्टेंस। ओवरलुकिंग फीचर इंपॉर्टेंस, इसका क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखिए। इग्नोरिंग फीचर कंट्रीब्यूशंस कैन मेक मॉडल हार्डर टू इम्प्रूव। ठीक है, अब हमें हमारे जितने भी फीचर्स होते हैं सबको एक साथ लेकर के चलना पड़ता है। हो सकता है कि हमारा मॉडल ऐसा हो जो सभी के सभी फीचर को ना कंसीडर करे। तो जब सभी के सभी फीचर कंसीडर नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारा मॉडल की परफॉर्मेंस जो है वो कम हो सकती है और प्रेडिक्शन में पे भी फर्क आ सकता है। तो उसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? सो वी विल यूज ट्री बेस्ड मॉडल फीचर इंपॉर्टेंस अंडरस्कोर और SHAP फॉर इंटरप्रिटेबिलिटी। ठीक है, तो फीचर इंपॉर्टेंस का यूज किया जाएगा या SHAP का यूज किया जाएगा फीचर इंपॉर्टेंस ओवरलुकिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, फ्रॉम sklearn डॉट ensemble import रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। तो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर क्या होता है? नंबर्स मल्टीपल कलेक्शन ऑफ मल्टीपल
डिसीजन ट्रीज ये होते हैं, नंबर्स ऑफ मल्टीपल एस्टिमेटर्स होते हैं, ठीक है? जिसमें वोटिंग के आधार पर अगर बैगिंग का यूज़ करेंगे तो वोटिंग के आधार पर हम लोग प्रेडिक्शन को वैलिडेट करेंगे। अगर बूस्टिंग का यूज़ करेंगे तो हम लोग जैसे कि हम एरर को सीक्वेंशियली प्रोपोगेट करके फाइनल प्रेडिक्शन करेंगे, ठीक है? मान लीजिए हमारे पास 5 मॉडल हैं और हमारे पास 10,000 का डेटा सेट है, या मान लीजिए XYZ हमारे पास डेटा सेट है, तो उनको मैंने फिर अपने डेटा सेट को कई सारे पार्ट में डिवाइड किया। उस डेटा सेट को मैंने अपने मॉडल पहले वाले एस्टिमेटर को दिया, ठीक है? उसमें कुछ एरर आया, उस एरर को मैं नेक्स्ट वाले मॉडल को दूँगा, उसमें कुछ एरर आएगा, फिर उसको नेक्स्ट वाले मॉडल को दूँगा। तो इस तरीके से एरर को एक मॉडल से दूसरे मॉडल में पास करके हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ताकि एरर जो है हर एक एस्टिमेटर्स एक दूसरे के एरर को सॉल्व करते जाए और एरर एरर रहने की समस्या कम से कम हो, ठीक है? सो फ्रॉम sklearn.ensemble import रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर एंड हमारा मॉडल क्या है? रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर और मॉडल.fit फंक्शन का यूज़ करके मॉडल को ट्रेंड कर लिया हमने और इसको मैंने यहाँ पे फीचर इम्पोर्टेंस करके इसको प्रिंट कर लिया। सो ये इस टाइप की समस्या को सॉल्व करने के लिए है। एंड डिफ़ॉल्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट साइज़, ठीक है? डिफ़ॉल्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट साइज़ का जो अम, जो मतलब वो है एक मतलब हमें ऐसा करना है कि जो डिफ़ॉल्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट साइज़ है उसको उसको सॉल्व करना है। मतलब अगर हमारे डेटा में अगर कुछ डिफ़ॉल्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो जा रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो यूजिंग डिफ़ॉल्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कैन गिव अनरिलायबल रिजल्ट, ओके? डिफ़ॉल्ट मतलब हो सकता है कि ट्रेनिंग के लिए 70% हो, ट्रेनिंग के लिए 60% डेटा हो, ट्रेनिंग के लिए 50 और टेस्टिंग के लिए 50 हो। तो उस केस में क्या होगा ना कि मॉडल हमारा कम डेटा पे ट्रेंड होगा, तो अच्छे से जनरलाइज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है? हो सकता है हमारे मॉडल में ओवरफिटिंग की समस्या आ जाए, जहाँ पे हमारा मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा परफ़ॉर्म करे, टेस्टिंग पे अच्छा परफ़ॉर्म ना करे। हो सकता है ट्रेनिंग पे ही अच्छा परफ़ॉर्म ना करे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ओके? सो यूजिंग डिफ़ॉल्ट ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट कैन गिव अनरिलायबल रिजल्ट, ओके? तो डिफ़ॉल्ट ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट का यूज़ करके हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? यूज क्रॉस वैलिडेशन फॉर मोर रोबस्ट इवैल्यूएशन। तो हम लोग क्रॉस वैलिडेशन का यूज करेंगे। क्रॉस वैलिडेशन में होगा क्या? अपने डेटा सेट को डिफरेंट मतलब मान लीजिए 5 सेट्स में हमने उनको तोड़ लिया और उसके बाद 4 सेट से मॉडल को ट्रेन किया और 1 सेट जो बचा उसे टेस्ट किया। तो इस तरीके से हम लोग उसका डेटा का डिवीज़न कर सकते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से हमें बचना है तो, ठीक है? ठीक है? वैसे तो हम लोग जब अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं तो उसी समय उसको बता देते हैं कि हम लोग 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए और 20% डेटा टेस्टिंग के लिए लेंगे। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे डिफ़ॉल्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है तो उसको हम लोग क्रॉस वैलिडेशन मेथड का यूज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है मेमोरी एंड परफॉर्मेंस इश्यूज। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़िए पहले। लार्ज डेटा सेट कैन लीड टू मेमोरी एरर्स एंड स्लो परफॉर्मेंस, ठीक है? अब लार्ज डेटा सेट रहेगा तो उसमें मेमोरी एरर्स आ सकती है, परफॉर्मेंस स्लो हो सकता है, ट्रेनिंग का जो टाइम है वो ज़्यादा हो सकता है। इसका सोल्यूशन क्या होगा? यूज स्पार्स मैट्रिक्स, सब सैंपल डेटा और डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क लाइक डास्क एमएल। तो मेमोरी एंड परफॉर्मेंस इश्यू को सॉल्व करने के लिए हम लोग स्पार्स मैट्रिक्स का यूज करेंगे, डेटा का सब सैंपलिंग करेंगे एंड वी विल डिस्ट्रीब्यूट फ्रेमवर्क लाइक टास्क एमएल। वी विल यूज डिस्ट्रीब्यूट फ्रेमवर्क लाइक टास्क एमएल। तो इसका एग्जांपल देखिए। फ्रॉम sklearn.utils import रीसैंपल, ठीक है? सब सैंपल मतलब रीसैंपल इसका किया मैंने। एक्स सैंपल्ड, वाई सैंपल्ड, ओके? एक्स क्या है? फीचर है, वाई क्या है? लेबल है। कैपिटल एक्स सैंपल्ड, वाई सैंपल्ड। जब आप कोड लिखेंगे तो एक्स कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स का ध्यान दीजिएगा कि पाइथन केस सेंसिटिव है और इसमें एरर आ सकता है। सो एक्स सैंपल्ड वाई सैंपल इज इक्वल टू रीसैंपल एंड यहाँ पे मैंने एक्स वाई की वैल्यू दिया और नंबर ऑफ सैंपल हमने 10,000 कर दिया। सो मेमोरी एंड परफॉर्मेंस के इश्यू को सॉल्व करने के लिए हम लोग स्पार्स मैट्रिसेस का यूज कर सकते हैं। डेटा की सब सैंपलिंग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डेटा को मैंने 10,000 सैंपल में डिवाइड कर दिया एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हैं। तो अगर मेमोरी एंड परफॉर्मेंस प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग स्पार्स मैट्रिक्स, सब सैंपलिंग डेटा इत्यादि मेथड का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है
मिसयूज ऑफ वन हॉट इनकोडिंग। मिसयूज ऑफ वन हॉट इनकोडिंग, इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़िए पहले। हाई कोऑर्डिनेलिटी फीचर क्रिएट लार्ज स्पार्स मैट्रिक्स। ओके, वन हॉट इनकोडिंग क्या होती है दोस्तों? मान लीजिए अगर हम कोई इमेज क्लासीफाई करना चाहते हैं, उसमें कैट्स है, डॉग्स है, लायंस है, तो मान लीजिए उसमें मुझे लायंस को क्लासीफाई करना है, तो लायंस को मैं 1 करूंगा और बाकी 0 0 करूंगा। यानी कैट्स डॉग्स लायन, तो इसको 0 0 1 इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वन हॉट इनकोडिंग करते हैं। ओके, सो प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है? हाई कार्डिनलिटी फीचर्स क्रिएट लार्ज स्पार्स मैट्रिसेस। ओके, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? यूज ऑर्डिनल इनकोडर और एम्बेडिंग फॉर कैटेगरिकल वेरिएबल। तो हमें ऑर्डिनल इनकोडर या एम्बेडिंग का यूज करना पड़ेगा कैटेगरिकल वेरिएबल के लिए, जैसे कि फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट ऑर्डिनल इनकोडर। ओके, इस तरीके से इसको इंपोर्ट कर लो एंड एक्स इनकोडेड इक्वल टू इनकोडर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एक्स कैटेगरिकल। ओके, सो इस तरीके से हम लोग वन हॉट इनकोडिंग की मिसयूज को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ 10th प्रॉब्लम इज इग्नोरिंग इवेल्युएशन मैट्रिक्स। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? एक्यूरेसी अलोन कैन बी मिसलीडिंग। ओके, सो स्पेशली फॉर इम्बैलेंस्ड डेटा सेट, तो we will use metrics like precision, recall, F1 score and ROC, AUC। so accuracy हमने मान लीजिए चेक कर लिया, एक्यूरेसी मान लीजिए हमने चेक कर लिया, उसके बाद हमें उसका परफॉर्मेंस भी चेक करना होगा, तो उसके लिए हम लोग मैट्रिक्स का यूज करते हैं, जैसे कि प्रिसीजन हो गया, रिकॉल हो गया, F1 स्कोर हो गया। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग scikit-learn से कैसे उनको इंपोर्ट करते हैं। So from sklearn dot matrix import classification report confusion matrix, okay, and ypred equal to model or predict x test and print confusion matrix and after that print classification report। तो इस तरीके से हम लोग एक्यूरेसी के साथ साथ मैट्रिक्स का भी यूज कर सकते हैं अपने मॉडल को इवेल्युएट करने के लिए, परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। तो ये रहे scikit-learn के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स एंड उनके सॉल्यूशंस। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को आज का लेक्चर, आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसी बात है, अगर वीडियो को आपने लाइक किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।